CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज का शो बेहद खास है। कारण यह है कि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, फ्राइडे, और ऐसे में पूरे हफ्ते जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपस में मुकाबला किया, बड़ी मेहनत से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस शो में डटे रहे। आज उसका परिणाम आ जाएगा। 3 से 3:30 बजे के बीच में फैसला हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। लेकिन फिलहाल के लिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। निफ्टी को आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है और पूरा हफ्ता लगातार कमजोरी का सेशन रहा। 70 अंक नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट है, हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बड़ा इंडेक्स है और ऐसे में 150 अंक ठीक ठाक है, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ कामकाज। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप, तो इसमें देखें तो आज गिरावट देखने को मिल रही है, टिक नहीं पा रहे। डेज लो के करीब तकरीबन 300 अंकों का बड़ा कट आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो 85 अंकों का यहाँ पर आपको कट नजर आ रहा है। अब ऐसे में समझ लेते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिस दिन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप गिरावट के साथ कामकाज करते हुए नजर आए, समझ लीजिएगा कि पूरे बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 1720 ऐसे जहाँ पर गिरावट और थोड़े से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या ही है इस तस्वीर के बारे में, क्या ही कहने। सिर्फ एक ही रंग है, लाल रंग, और कोई दिख ही नहीं रहा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। आईटी फिसला 1%, फार्मा कमज़ोर है, मेटल्स की चमक गायब हो चुकी है, फाइनेंशियल्स कमज़ोर हैं, पीएसयू बैंक्स में 1% का कट, डिफेंस एज अ पैक कमज़ोर है, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडेक्स और इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही आपको नजर आएगा। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं, समझ लेते हैं। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स लाइएगा स्क्रीन पर। रिलायंस नीचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे, एल&टी नीचे और इन्फी यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कट। खरीदारी है भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और एचडीएफसी बैंक, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 67 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। बैंकिंग स्पेस में देखते हैं, वैसे एचडीएफसी बैंक ऊपर है तो निफ्टी बैंक में टॉप कंट्रीब्यूटर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी ऊपर है, लेकिन 73 अंक ही दे पा रहे हैं, लेकिन सामने 225 अंकों का ड्रैग है। वीकनेस आपको मार्केट्स में साफ नजर आएगी। ऐसे में समझ में आ रहा है कि आज का सेशन भी आपको काफ़ी हद तक थोड़ी सी कमज़ोरी वाला ही देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया कि हम सबसे रोमांचक पार्ट में पहुंच चुके हैं इस खेल के, इस शो में, यहाँ पर हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का इंटरम रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। शो में करिए स्वागत एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल हमारे साथ। तो आप तीनों को नमस्कार। एक काम करते हैं, दिखाते हैं पहले आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पर लाइएगा। समझते हैं कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस क्या कह रही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की गिरावट है। अच्छी रिकवरी दिखाई आपने अपने पोर्टफोलियो में। अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में मैसिव आउट परफॉर्मेंस, कमाल कर दिया सर आपने। 8% के गेंस देखने को मिल रहे। सही स्टॉक, सही लेवल्स और आपकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, दर्शकों को है ना, थोड़ा सा समझाइएगा आप। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में पेन थोड़ा गहरा हो गया, 7%, थोड़ा समय बचा हुआ है। देखेंगे कि क्या रिकवरी हो सकती है। रिवेंज ट्रेडिंग को हम प्रोत्साहन नहीं देते, लेकिन क्या हो सकता है, समय हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको कैसे उपयोग करेंगे इस पर डिस्कशन भी होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ध्वनि जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। उम्मीद है आपको अभी भी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हरे निशान में आने की, या फिर आगे भी निकल सकती हैं। जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर बिकवाली गिराई दी और भाई सही समय पर आपने इसे काट लिया। अगर कल नहीं काटा होता तो आज बड़े गैप अप के साथ तगड़ा नुकसान हो जाता। प्रॉफिट बुकिंग आपने नायका में कर ली, थोड़े से मूव यहाँ पर देखने को मिले थे। पोर्टफोलियो आपका खाली है, विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। ऐसे में पहला स्टॉक कौन सा होगा? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। और यहाँ पे मार्केट में जिस हिसाब से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, आईटी में प्रेशर ज्यादा है, तो वापस हम यहाँ पर इन्फोसिस के अंदर सेल कॉल जो है उसको इनिशिएट करेंगे। करंट लेवल से आप इन्फोसिस के अंदर सेल करते हैं, नीचे की तरफ के अब टारगेट जो बन के आ रहे हैं, तो काउंटर के अंदर गिरावट जो है आपको 1110 की लेवल तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑन द हायर साइड जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, तो आप यहाँ पे 1175 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1175 और 1110 ये 2 लेवल्स हैं, ध्यान में रखिएगा। आईटी स्टॉक्स में वीकनेस गहरा रही है और आज के दिन कॉस्पी भी ऊपर चल रहा है। जब जब कॉस्पी ऊपर होता है, आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टॉक्स में सीधे तौर पर हम एक इम्पैक्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इन्फी ये स्टॉक जोड़ लिया आपने शॉर्ट साइड पर, देखेंगे क्या कमाल होता है।
ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, अमूल जी से बात करते हैं। अमूल जी का पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा और बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा इस पोर्टफोलियो को, क्या क्या स्टॉक्स हैं आपके पास। ऐसे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एग्जिट कर लिया। BHEL यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और एग्जिट आपने कर लिया एक्सिस बैंक को। इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही है, कैसे आपने अपने इमोशंस पर काबू रखा सर, और स्टॉक पिकिंग में क्या खास किया जिसके चलते ऐसे खराब मार्केट में भी ज़बरदस्त 8% के गेंस के साथ आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आ गई। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक के हिसाब से तो आप ही जीत रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये रेंज बाउंड सेटअप था, तो सिर्फ एक ही ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के साथ नहीं रहना चाहिए था। जो जहाँ पे लोअर लेवल पे निफ्टी में या स्टॉक्स में बाइंग भी आ रही थी, तो दो सेटअप्स मैंने एक्चुअली एग्जीक्यूट किए थे। एक था ट्रेंड फॉलोइंग और एक था क्वांट्रा, तो वो शायद थोड़ा वर्क हो गया, बट वाकई ये हफ्ता काफी डिफिकल्ट था। जो ब्रेकआउट्स आ रहे थे वो सस्टेन नहीं हो रहे थे, और जो ब्रेकडाउन्स आ रहे थे वो भी सस्टेन नहीं हो रहे थे। इसके कारण आई थिंक थोड़ा सा ट्रेडर्स को दिक्कत भरा रहा ये हफ्ता। चैलेंजेस काफ़ी यहाँ पर देखने को मिले। अब बताइए सर, स्टॉक कौन सा होगा? HEG के साथ जाना चाहूंगा, हेग के साथ जाना चाहूंगा। 705 के आसपास है। 755 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का। स्टॉक एक रेंज ब्रेकआउट के आसपास है, काफी कंसोलिडेट हुआ है उससे पहले अगर हम देखते हैं तो। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हेज में जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यूस एक्शन देखने को मिल सकता है। हैग HEG नज़र रखिएगा यहाँ पर, ढूंढ के रखिए सर एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी से बात करते हैं। रूपक जी, हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, समझते हैं इस बात को। मार्केट है, हर बार मुनाफा नहीं कर सकते, कई बार नुकसान को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट आपको करना पड़ता है। अब पोजीशंस के लिहाज से ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर आपकी पोजीशंस होल्ड है, हिमाद्री केमिकल यहाँ पर भी होल्ड है, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर आपने SL हिट करवा लिया। कल तक बहुत बढ़िया था सब कुछ। हिंदुस्तान कॉपर में समझ रहा हूँ इसका चार्ट काफ़ी अच्छा था कल, लेकिन आज सारे मेटल स्पेस के स्टॉक्स हैं ना सीधे गैप डाउन खोले हैं, तो मौका ही नहीं मिला कि अपनी गलती भी सुधार ली जाए। SL हिट हो गया हालांकि। दो पोजीशंस ओपन है, इन दोनों का क्या रिव्यू है? और फिलहाल के लिए एक पोजीशंस आप ऐड कर सकते हैं खेल के नियमों के अनुसार, कौन सी ऐड करेंगे सर? देखिए, 2 पोजीशन मैं ओपन रखूंगा, होल्ड करना कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि चार्ट सेटअप अभी भी ठीक ही लग रहा है मुझे, सेंटीमेंट अच्छा है। तीसरा कॉल मैं ऐड करना चाहूंगा TVO टेक। इस स्टॉक ने एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम और इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, तो मैं इस स्टॉक के साथ जाऊंगा। बाई की सलाह रहेगी और टारगेट रहेगा 1850 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1600 पे। 1600 का स्टॉप लॉस और 1850 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। TBO टेक यहाँ पर रखेगा फोकस। कमजोर मार्केट्स में हल्की सी स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। अच्छा रूपक जी, आपके तो पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी, अब आप अपनी इन 3 ओपन पोजीशंस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अमूल जी, आपके पास स्पेस है और कंफर्ट भी है, क्योंकि खेल में बहुत आगे चल रहे हैं, बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो अब ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, या तो और तगड़ा रिस्क लिया जाए और थोड़ा सा और लालची बना जाए, गेंस को एम्पलीफाई किया जाए, या फिर नहीं, 8% हो गए एक हफ्ते में, 8% से बेहतर क्या ही हो सकता है ना? कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? जी, एक रिकमेंडेशन दूंगा मैं, क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन पे और स्टॉक्स भी काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे है, तो साइंट के साथ जाना चाहूंगा। CYIENT कॉन्ट्राबेट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक ट्रेंड फॉलोइंग और एक कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा हूँ। 865 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट 925 के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 850 का। ओवरऑल मार्केट सेटअप वोलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थोड़ा सा ऑफ हाइज हो गया, शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब 2% नीचे, ये डेज लो के करीब चल रहा है। 850 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और 925 तक के टारगेट्स आपको साइंट में देखने को मिल सकते हैं। रखिएगा यहाँ पर फोकस, और रिस्क लिया है आपने, देखेंगे कि इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है। ध्वनि जी, इन्फी आपने शॉर्ट ऐड किया, दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? जी, दूसरा काउंटर मेरी तरफ से जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मन्नापुरम में। मन्नापुरम में यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो वापस से बॉटम लेवल से देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से खरीदारी करके चलेंगे। ऊपरी स्तरों पे टारगेट जो है वो 370 के रहेंगे और नीचे की तरफ 345 का स्टॉप लॉस लगाना है। मणप्पुरम फाइनेंस इंचअप कर रहा है, क्या बात है। डेज हाई के करीब आता हुआ ये स्टॉक, और सीधे तौर पर
सोने की जो कीमतें होती है ना, उसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़ रहा है, एमसीएक्स में सोना बढ़ रहा है और मीनिंगफुल अगर सर्ज आ रहा है, तो सीधे तौर पर एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता है इनकी एलटीवी पर। तो 370 का टारगेट मैंने कर लिया है नोट और 345 रुपये का लिख लिया है मैंने स्टॉप लॉस। और इसी के साथ अब फाइनली इस हफ्ते के हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के सीएफओ योगेश पटेल से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 34% और एबिटा करीब 12% बढ़ा है। मार्जिन भी देखें तो 25.3% से अब 32.4% के देखने को मिले। हालांकि आय में 13% का दबाव रहा। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ योगेश पटेल। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नंबर्स में देख रहा हूँ, नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज हैं, हर बार पिछले साल के मुकाबले एकदम एग्जैक्ट कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो पैरामीटर्स पर समझना चाहूँगा सबसे पहले कि एक तो की हाइलाइट्स आपके अकॉर्डिंगली क्या देखने को मिली और इस क्वार्टर के दौरान लॉन्चेस कैसे थे? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सो ये क्वार्टर जो गया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपैरिजन के लिए अगर आप आय या रेवेन्यू से अगर देखें तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा कंप्लीशन पे होता है और ये इसका एक ट्रेंड बनाना मुश्किल हो जाता है। जिस हिसाब से कंप्लीशन होती है उस हिसाब से बल्कि लंपीनेस भी आ सकती है। लेकिन अगर हम हाइलाइट देखें इस बार की, तो हमारी मार्जिन इम्प्रूवमेंट जो है, ये हमने पहले भी कहा था पिछले साल जब हम बात कर रहे थे कि किस हिसाब से हमने प्राइसिंग में या कॉस्ट में हमने जो काम किया है उसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आगे जाके। तो ये हमारा इस क्वार्टर से बिल्कुल दिखने में आ रहा है। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो वहाँ पे भी मार्जिन परसेंटेज की इम्प्रूवमेंट है जो 6% की, ये बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है हमारे ऑपरेशंस और जो रियलाइजेशंस है उनकी इम्प्रूवमेंट की। और अगर दूसरा पैरामीटर देखें तो हमारा जो रियलाइजेशन है ये भी इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर के नंबर में। तो आप 21% इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं उसमें। सो ये है ये एक रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट मिक्स का, जो वेरियस डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं हमारे और जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी मिक्स चेंज होकर इसकी वजह से हमारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो ये दोनों कनेक्टेड भी हैं और स्टैंड अलोन लेवल पे इम्प्रूव्ड हैं और इम्पोर्टेंट हैं आगे जाते हुए हमारे लिए भी। बिल्कुल। एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर तो देखें तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़िया सर्ज है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं और हमारे दर्शक और बारीकी से समझना चाहें तो रियलाइजेशंस फ्रंट पर इस क्वार्टर वन में परफॉर्मेंस कैसी रही? रियलाइजेशन हमारा 14,256 रुपये पर स्क्वायर फीट का रियलाइजेशन आया है, जो पिछले साल की फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से 21% की उसमें वृद्धि है। और अगर हम क्वार्टर 4 के नंबर से देखें तो वहां से भी 10% की इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये वेरियस प्रोडक्ट मिक्स हैं उनकी वजह से प्रेडोमिनेंटली आया है। और कुछ है ऑब्वियसली जो हमारी प्राइस इंक्रीजेस जो हम लेते रहते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसका देखने को मिला है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मिक्स में योगदान बढ़ जाता है तो रियलाइजेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस अप्रिसिएशन, इसको क्वांटिफाई करना पॉसिबल है सर? तो एक तरह से कह सकते हैं पॉसिबल है। तो हम जब हमारी नई प्रोजेक्ट जब हम प्लान करते हैं इसका लॉन्च इटसेल्फ और जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें हम ऐसे नहीं बहुत ही ड्रास्टिक प्राइस इंक्रीजेस की फैक्टरिंग नहीं रखते हैं। मार्केट में हमने लास्ट 3-4 साल में देखा कि जो प्राइस इंक्रीजेस हुई है वो ऑलमोस्ट हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक भी टच हुई है। आगे जाके हम उसको नहीं देख सकते, बट हमारे हिसाब से जो हम प्लान करते हैं 5 से 7% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर ये हमें देखने को मिल रही है और ये हमने रियलाइज भी करी है। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी में अगर आप देखें तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दोनों में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है कंपनी। अगर मैं ग्रोथ के लिहाज से देखूं तो आपको क्या लग रहा है कि बेटर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ कौन से सेगमेंट में ज़्यादा है? ये दोनों ही बहुत ही स्टेडी पिलर हैं हमारे, आपने सही कहा। और इन दोनों में हमारा फोकस
एक तरह से बना हुआ है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो हमें विजिबिलिटी देती है, ज़्यादा लोगों से हम के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। और इसमें हमने कहा है कि हम आगे जाके 12 मिलियन स्क्वायर फीट की नई लॉन्चेस प्लान कर रखी हैं। कमर्शियल के लिए, लीजिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी 9 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस अंडर लीज है। उसमें से हमने 4 मिलियन एडिशनल लॉन्चेस करे हैं इस क्वार्टर में, और आगे जाके 12 महीनों में 3.5 मिलियन और लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारी इंटेंट यही है कि आगे जाते हुए 3-4 सालों में जो हमारी लीजिंग फैसिलिटी है, ये ऑलमोस्ट 2x हो जाए यहाँ से, जहाँ से हमारी हमने पिछले साल क्लोज किया था करीबन 9 मिलियन स्क्वायर फीट पे। और रेसिडेंशियल की वृद्धि जो है वो हमने पहले भी कह रखी है कि हम मिड टीन्स में हम ग्रो करना चाहेंगे ईयर ऑन ईयर। सो उस हिसाब से दोनों स्टे रहेंगे। एक कैश फ्लो जनरेट करता है और दूसरा एन्युटी रेवेन्यू भी जनरेट करता है हमारे लिए। 12 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के आपने प्रोजेक्ट लॉन्चेस के बारे में आगे बताया है। इसकी टाइमलाइन क्या है, और क्या इसमें कोई रेवेन्यू पोटेंशियल या जीडीवी के टारगेट्स इंटरनली आप लोगों ने डिसाइड क्यों हैं? अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे की अब बात कर ही रहे हैं, तो FY27 के लिए जो प्री सेल्स है इसकी क्या गाइडेंस होगी सर? तो जो लॉन्च की जो आपने नंबर बताई, जो हमने कहा है, ये रोलिंग 4 क्वार्टर का रहता है। तो आगे चल के मतलब अगले 12 महीनों की टारगेट है हमारी 12 मिलियन लॉन्च करने की। उसी हिसाब से उसमें कमर्शियल के कुछ 3.5 मिलियन लॉन्च होने वाले भी हैं। यही टाइमलाइन है उसकी। और इसका जीडीवी देखें तो 13,000 करोड़ जितना इसका जीडीवी आउटलुक है रेसिडेंशियल का। यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, पूरे नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बड़े विस्तार से आपने बात की। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब एक काम करते हैं, देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की पूरे हफ्ते की मेहनत आपकी स्क्रीन पर आएगी 100% अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ। इनफी थोड़ा सा नेगेटिव चला गया मनोपुरम फाइनेंस, क्या बात है, ये भी थोड़ा सा नुकसान ही दे रहा है, समय बचा हुआ है। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आया था। वहीं अमूल आठवले के पोर्टफोलियो को देखा जाए, साइंट ने थोड़ा सा और इंचअप किया। HEG ये हफ्ता आपके लिए बड़ा लकी, बेहद खास, अच्छे गेंस ऑलरेडी हैं, थोड़े से गेंस और आपके इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो हिमाद्री केमिकल 0.7% ऊपर, TBO टेक के थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन जितनी तेजी ये दो स्टॉक दे रहे हैं, अकाल्या ग्राफाइट इंडिया अपना 1.3% का दबाव दे चुका है। रिपोर्ट कार्ड अब तक की आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा। ध्वनि पटेल के पोर्टफोलियो में तकरीबन 2% का पेन, अमूल आठवले के गेंस बढ़ गए, अब 8% के शानदार मैसिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में 7% का बड़ा गहरा डीप कट आपको नजर आएगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज़ आपने हमारे साथ शेयर किए। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। जय हिंद।